हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप लोग। तो बच्चों ये केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के टॉप 30 क्वेश्चंस में लेके आया हूँ। इसमें जैसा कि आपको दिख रहा होगा जेई मेंस 2025 24 के जो भी केटीजी के सवाल हैं वो अपन करेंगे। नीट के बहुत अच्छे सवाल करेंगे, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं वो करेंगे। ये 30 सवाल अगर आप केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपका नीट और जेई मेंस का पेपर में कोई भी केटीजी का सवाल अटकने वाला नहीं है। आओ सारे कंसेप्ट रिवाइज करते चलो, बताते चलो क्या क्या बातें आपको पता है नहीं पता हो, अच्छे से वापस से रिवाइज करो। चलो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो। और पहले क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, पहला क्वेश्चन आप देख लो, जेई मेंस 2025 का दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन जेई मेंस 2025 का है, आना भी चाहिए हमें। क्या बोला हुआ है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 50 ग्राम ऑफ CO2। 50 ग्राम CO2 है उसकी काइनेटिक एनर्जी। बच्चों गैसेस की जो एनर्जी होती है, गैसेस की एनर्जी का एक ही फॉर्मूला याद करो, NCVT। ये गैसेस की एनर्जी का फॉर्मूला है। यहां पे कंफ्यूज मत हो जाना कि ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिखी हुई है, नहीं। फॉर्मूला एक्चुअली होता है इसका N इंटू CV का फॉर्मूला होता है FR/2 इंटू T। तो तुम्हें याद होना चाहिए कि गैसेस की एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, N इंटू FR/2 इंटू T। अब जो आपको क्वांटिटी दी हो वो बनाने का प्रयास करने का, जैसे कि N होता है मोल्स, आपको 50 ग्राम CO2 दे रखा है तो मोल्स हो जाएगा मास अपॉन मॉलिकुलर मास। CO2 का मॉलिकुलर मास 44 हो जाएगा, है ना, 12 C का, और उधर 32 O2 का, तो 32 और 12 44 हो जाएगा। बहुत केमिस्ट्री आप लोग पढ़ते हो तो हो ही जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम F। अब CO2 वैसे तो पॉलीएटॉमिक गैस है, लेकिन अपने को केवल ट्रांसलेशन वाली काइनेटिक एनर्जी, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी केवल ट्रांसलेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 लिखनी पड़ेगी। R की जगह R और 2 की जगह 2। टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए 17 डिग्री सेल्सियस। 17 में 273 तुम ऐड कर सकते हो 290, यानी ये आ जाएगा 290। बच्चों ये अपने को आंसर मिल जाएगा। सारी यूनिट जूल में दे रखी है क्या, तो R की वैल्यू तुम्हें 8.314 या 25/3 लिखनी पड़ेगी। तो इसको अगर अपन देखते तो ये 2 से ये कितना हो जाता, 25। 25 इंटू 3 कितना हो जाता, 75/44। R की जगह 25/3 इंटू 290, ये जूल में आंसर आ जाएगा। बच्चों इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आपको ये सेकंड आंसर दिखने वाला है। अब केटीजी के सवालों में एक खास बात ये देखी गई है, आप जेई मेंस 2025 का ये सवाल है या नीट 2025 का सवाल देख लीजिए, केटीजी में कैलकुलेशन बड़ी टिपिकल करवा देता है वो। तो बच्चों कैलकुलेशन कर लेना, यहां भी कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा। ऊपर से आंसर देखिए 39, 41, 42 बिल्कुल पास पास आंसर है। तो ना कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए केटीजी के सवालों के लिए, ये एक इंस्ट्रक्शन जरूर है। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसेप्ट बहुत अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर अपन चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है बच्चों। दूसरा सवाल भी आपको जेई मेंस 2025 का दिखेगा। आते ही हैं, हर कोई भी एक्सटेंडेड एग्जामों केटीजी के सवाल जरूर मिलेंगे आपको। बताइए क्या बोला हुआ है, देयर आर 2 वेसल्स फिल्ड विद एन आइडियल गैस वेयर वॉल्यूम ऑफ वन इज डबल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अदर। तो एक का वॉल्यूम दूसरे के वॉल्यूम का डबल दिया हुआ है, ऐसा बोला हुआ है। द लार्ज वेसल कंटेन्स गैस एट 8। यहां पे लार्ज वेसल जो है उस पे गैस का प्रेशर कितना है, 8 किलो पास्कल एट 1000 केल्विन, एट 1000 केल्विन। वाइल स्मॉलर कंटेन्स गैस एट 7 किलो पास्कल और 500 केल्विन। इफ द वेसल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, वेसल्स को कनेक्ट कर दिया है बाय ईच अदर बाय अ थिन ट्यूब अलाउइंग गैस टू फ्लो, गैस फ्लो होने लग जाएगी। द टेम्परेचर ऑफ बोथ वेसल, अब फाइनली टेम्परेचर कितना मेंटेन कर दिया, फाइनली टेम्परेचर 600 केल्विन मेंटेन्ड है, तो स्टडी स्टेट में प्रेशर कितना हो जाएगा ये बताना है। बच्चों ये बताइए, गैस तब तक फ्लो करती रहेगी जब तक दोनों का प्रेशर क्या नहीं हो जाएगा, सेम नहीं हो जाएगा। मोल कंजर्वेशन लगा दीजिए, टोटल मोल्स बराबर इंडिविजुअल मोल्स। तो पहले वेसल में जो मोल्स रहे होंगे, जो दूसरे वेसल में मोल्स रहेंगे, उनको ऐड करके मोल्स कंजर्वेशन लगा दिया। तो ये n है टोटल, तो P टोटल V टोटल अपॉन R इंटू फाइनल टेम्परेचर। N1 को क्या लिखोगे, P1 V1 बाय R T1।
इसको लिखोगे P2V2 बाय RT2, मोल्स कंजर्वेशन। बच्चों गैस कांस्टेंट R कैंसिल कर सकते हो, P टोटल फाइनली प्रेशर कितना हो गया वो तो आपको कैलकुलेट करना है। गैस तब तक फ्लो करेगी जब तक स्टडी स्टेट में प्रेशर सेम नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा वो निकालना है। वॉल्यूम फाइनली 3V हो गया। वॉल्यूम 3V कैसे हो गया? ये वॉल्यूम V, ये 2V, तो ऐड करने पे टोटल वॉल्यूम 3V अपॉन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर 600 हो गया, फाइनल टेम्परेचर 600 इक्वल टू P1 पहले का प्रेशर, ये 7 मानना पड़ेगा, और V की वैल्यू V 7V बाय 500, P और 7 ले लिया, V की वैल्यू V अपॉन 500। अब वो किलो पास्कल में ही आंसर आएगा तो उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है प्रेशर को। दूसरा PV, इसका प्रेशर 8, वॉल्यूम 2V 8 इंटू 2V अपॉन टेम्परेचर कितना है इसका? टेम्परेचर है इसका 1000, ठीक है। कितना आ रहा है ये? यहां से देखो V और V ये कैंसिल हो गया, इसको P बाय 200 लिख सकते हो क्या? हाँ P बाय 200 लिख सकते हैं, 3 बाय 600 है तो P बाय 200, ये 7 बाय 500 और ये आ जाएगा 8 बाय 500। 8 बाय 500 कैसे आ गया? 2 से इस 1000 को कैंसिल करोगे 500। बच्चों ये 000000 कैंसिल हो गया, P बाय 2 इक्वल टू 15 बाय 5। 15 बाय 5 कैसे आ गया? ये 8 और 7 15 अपॉन 5, ये 3 आ जाएगा। P की वैल्यू 6 किलो पास्कल, यानी कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो केटीजी के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए क्या क्या कंसेप्ट मैं बता रहा हूं, और इनको रिपीट कर लीजिए कि यार इस तरीके के सवाल आए तो अपन सॉल्व कर पाए हमने, ठीक है। चलिए जरा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन अगेन जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है। जेईई मेंस 2025 का फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में कि गामा ए इज द स्पेसिफिक हीट रेशियो। स्पेसिफिक हीट रेशियो मतलब Cp बाय Cv दिया हुआ है, गामा ए ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस ए हैविंग 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। वैसे भी हमें पता है मोनोएटॉमिक के पास केवल ट्रांसलेशनल ही होती हैं, तो ए जो है वो मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक, और मोनोएटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम इसने 3 दे रखी है, हमें वैसे भी पता होती है। बी क्या है? बी दूसरी गैस है, पॉलीएटॉमिक है। बी क्या है? पॉलीएटॉमिक है, और बी जो है वो पॉलीएटॉमिक दे रखी है। अब पॉलीएटॉमिक शेप में लीनियर भी हो सकती है, नॉन लीनियर भी हो सकती है, उसके हिसाब से डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज होगी। तो पढ़ते हैं आगे क्या बोला हुआ है। पॉलीएटॉमिक गैस बी हैविंग 3 ट्रांसलेशन, तो बी की 3 तो ट्रांसलेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम है, बी हैविंग 3 ट्रांसलेशनल, 3 तो ट्रांसलेशन की डिग्री है, 3 रोटेशन की, एंड 1 वाइब्रेशनल मोड। एनसीईआरटी अगर पढ़ी हुई होगी तो ये सवाल होगा। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग इसके जो वीडियो सॉल्यूशंस वगैरह अवेलेबल है उनमें कुछ पता नहीं उन्हें कि क्या हो रहा है, उनसे भी मेरा निवेदन है एनसीईआरटी पढ़ लेने का। ये वाइब्रेशनल मोड दिया हुआ है, हर एक वाइब्रेशनल मोड के पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। वाइब्रेशन मतलब एसएचएम में हर पॉइंट पे काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जी होगी, और डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन क्या थी कि वेज इन विच यू कैन स्टोर एनर्जी। तो वाइब्रेशन मोड 2 तरीके से एनर्जी स्टोर कर सकता है, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो वाइब्रेशनल मोड एक है, बट उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी? 2। तो ये जो हमको दिया हुआ है पॉलीएटॉमिक गैस, ये पॉलीएटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी माननी है तुम्हें? 8 माननी है। अरे ठीक है क्या? और अगर ये तुम्हारे पास वैल्यू है तो यहां से तुम गामा लिख सकते हो। बताओ गामा ए की वैल्यू कितनी होती? 1 + 2/f। 1 + 2/f गामा का फॉर्मूला 1 + 2/f, ये याद है कि नहीं याद है? और मुझे तो मैं तो ऐसे जब पढ़ाते हैं हम ऐसे लिखते हैं, नीचे f लिखा करो, ऊपर f + 2 लिख दिया करो। ये होता है गामा का फॉर्मूला। एक्चुअली होता क्या है? Cp/Cv होता है, Cp/Cv, और Cv की वैल्यू Fr/2 होती है, तो यहाँ पे Fr/2 लिखा है, और Cv + R करोगे तो एलसीएम लेके वही आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको जो फॉर्मूले पता होने चाहिए, डेरिवेशंस देख लेना। तो गामा की वैल्यू 1 + 2/f लिख सकते हो, तो गामा की वैल्यू 1 + 2/f, इसका गामा b 1 + 2/f, 1 + 2/f,
तो गामा बी कितना लिख दूंगा मैं, 1+2/f, 1+2/f की वैल्यू 8। ये कितना आ रहा है गामा ए, गामा ए यहां से दिख रहा है 5/3, एलसीएम लोगे 5/3, ये 1+1/4 5/4, 1+1/4 5/4, तो गामा ए अपॉन गामा बी, गामा ए आया है कितना 5/3, गामा बी आया है 5/4, क्या आंसर 4/3 आ जाएगा क्या? क्या 4/3 को 1+1/3 लिख सकते हैं क्या? इसने बोला है 1+1/n, तो फिर n की वैल्यू यहां पे 3 आ जाएगी क्या? n की वैल्यू 3। अब ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आया था इसलिए ऑप्शंस नहीं थे, हो जाना चाहिए, सवाल सही है। एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी था, हमारे नोट्स पढ़े होंगे तो उसमें है सब चीजें। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जेईई मेंस 2025 का। तो जेईई मेंस 2025 का जो अगला क्वेश्चन है, बोलिए, लिस्ट दिया हुआ है 1 और 2 को आपस में मैच करना है। चलिए ये बताइए इसमें ट्राई एटॉमिक रिजिड, अब रिजिड और नॉन रिजिड का मतलब क्या होता है? रिजिड जो हो जाएगी रिजिड, उसमें नो वाइब्रेशन, जो रिजिड हो जाएंगी उनमें कोई वाइब्रेशन नहीं मानना है आपको। नॉन रिजिड मतलब विद वाइब्रेशन, विद वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड करनी पड़ेगी। नॉन रिजिड मतलब वाइब्रेट हो रहे होंगे। चलिए एक एक आंसर जो हो जाए पहले वो करिए। बोलिए मोनोटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती थी? 3। मोनोटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती थी? 3 होती थी। तो फिर इसमें CP/Cv मतलब जो गामा है, अभी अभी बताया था 1+2/f, तो 1+2/3 यानी गामा की वैल्यू 5/3। 5/3 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? फर्स्ट। तो सी का आंसर तो 1 आ गया। सी का आंसर तो क्या आ जाएगा? 1। सी का आंसर 1 आ गया तो ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो गए। सी का आंसर 1, सी का आंसर 1, ठीक है क्या? डी का आंसर क्या आएगा? डायटोमिक रिजिड, रिजिड डायटोमिक भी है और रिजिड भी है। रिजिड मतलब नो वाइब्रेशन, कोई वाइब्रेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको नहीं लेनी है, तो फिर इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगी। डायटोमिक गैस की जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 3 और रोटेशन वाली 2, और वाइब्रेशन मानना नहीं है। इसका एफ अगर 5 आ गया, तो एफ 5 आ गया तो गामा की वैल्यू डी की कितनी आ जानी चाहिए? 1+2/5 यानी 7/5। अब 7/5 कौन से ऑप्शन में? 2 में, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। अब डी का आंसर 2 आ गया, इसका मतलब फर्स्ट ही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और भी आप चेक कर सकते हो, डायटोमिक नॉन रिजिड गैस है ना, चेक कर लेना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक है, अब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम वो तुम्हें कितनी लेनी पड़ेगी? 5 और 2 7 लेनी पड़ेगी। कैसे? डायटोमिक थी तो 2 तो कौन सी? रोटेशन वाली। 3 कौन सी? ट्रांसलेशन वाली। और नॉन रिजिड है मतलब वाइब्रेट करेगी, तो हर एक वाइब्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग 2, तो 2 और ऐड कर दिया इसमें। अब ये अगर f की वैल्यू 7 आ गई तो यहां से गामा की वैल्यू 1+2/7, 1+2/7 मतलब कितना आ जाएगा वो? 9/7, तो 9/7 आ जाएगा। 9/7 मतलब 4 आ जाएगा, बी का 4 आ जाएगा, बी का 4 आ जाएगा, ठीक है। और ट्राई एटॉमिक ए का आंसर 3rd आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। अब ट्राई एटॉमिक रिजिड है तो ट्राई एटॉमिक गैस वो लीनियर भी हो सकती है, नॉन लीनियर भी हो सकती है। अब इसने तो बोला नहीं, इसीलिए उस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, लीनियर होती नॉन लीनियर होती। तो यहां पे लेनी केवल कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम पड़ेगी? अगर नॉन लीनियर हो जाती, नॉन लीनियर, तो नॉन लीनियर में डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो जाती, और अगर लीनियर हो जाती तो 5 हो जाती। अब इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग जो आंसर निकालेंगे उनमें से कोई एक मैच कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है क्या? जैसे कि अगर f की वैल्यू 6 है तो 1+2/6, 1+1/3, 4/3, ये 4/3 आ गया। तो अब वो पॉली एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक जो थी वो लीनियर थी कि नॉन लीनियर थी, ये नहीं दिया हुआ था। फिर भी आप ऑप्शंस देखेंगे तो एक ही ऑप्शन सही आएगा, ठीक है। चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन।
अगले क्वेश्चन की तरफ। केटीजी के बहुत बेहतरीन सवाल हैं बच्चों ये, इन सवालों को कर लीजिए। जेई मेंस और नीट वगैरह में कुछ भी अटकने वाली नहीं है बात। चलो जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन आ गया। जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब ये सब टर्म देख लेना, हाईलाइट कर लेना भाई कैसे निकालते हो। देखो एनर्जी का फॉर्मूला तो हमेशा लिखा करो एनसीवीटी, गैस की एनर्जी का फॉर्मूला हमेशा एनसीवीटी। सीवी की वैल्यू याद कर लेना FR/2 इंटू टी होती है। बच्चों जब भी एवरेज आए एवरेज, तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 यूज करनी है। जब भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी आए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 यूज करनी है आपको। जो ट्रांसलेशनल एनर्जी आती है वही एवरेज एनर्जी आती है, डेरिवेशन क्लास में बताया हुआ है आपको। तो कितना आ जाएगा? N इंटू 3R/2 इंटू टी। अब क्या बोला हुआ है? द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मोनोएटॉमिक, वैसे भी मोनोएटॉमिक गैस है तो एफ की वैल्यू तुम वैसे भी 3 रखते, लेकिन अगर ये डायटोमिक गैस होती उसकी भी एवरेज एनर्जी होती तब भी एफ की वैल्यू 3 लेते अपन। ये तो एग्जामिनर का भला हो कि उसने मोनोटॉमिक गैस दे दी, जिसको नहीं भी पता होगा वो भी एफ की वैल्यू यहाँ पे 3 रख के आ गया होगा। अच्छा निकालनी किसकी है? ऑफ अ एक मॉलिक्यूल। बच्चों एक मॉलिक्यूल की निकालनी है तो क्या मोल्स को तुम N/NA लिख सकते हो क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर इंटू 3R/2 इंटू टी, टेम्परेचर। अच्छा टेम्परेचर तो पूछा है और वो दे कितनी रखी है? 0.414 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ई से मल्टीप्लाई और करना है, ये सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें आप ये बताइए मेरे को, सॉल्व अगर मैं करता इसे तो ये तो 0.414 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ये तो लिखा हुआ है 0.414। एन की वैल्यू फॉर अ मोल ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां 3/2 तो 3/2 आ जाएगा। 3/2 तो कितना आ जाएगा? 3/2। बच्चों R/NA को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। R/NA दिख रहा है आप लोगों को? R/NA, इसको K लिख सकते हैं तो KT, K इंटू टी। अब ये सब सॉल्व हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? 0.414 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ बराबर 1.5, 3/2 का 1.5, K की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23, 10⁻⁻23 इंटू 10⁻⁻23 इंटू टी। ये इक्वेशन बन रही है। यहां से टी की वैल्यू निकाल सकते हो आप। टी की वैल्यू कैलकुलेट, अब कैलकुलेशन बोला ना केटीजी में कैलकुलेशन आ जाएंगी, तो टी क्या आ जाएगा? 0.414 इंटू 1.6, नीचे 1.5, 1.38 आ जाएगा। ये 1.38 और 1.5 नीचे, ये 10⁻⁻23 भी इधर नीचे आ गया। ये 10⁻⁻19 और 10⁻⁻23, तो इसमें ये 1.38 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 414 ही हो जाता है, तो ये 0.3 आ जाएगा। ये 0.3 और 1.5, 1.6/5 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा? -23 ऊपर चला जाएगा तो 4। ये कितना आ जाएगा? 0.532 इंटू 10⁻⁴, यानी क्या आंसर आ जाना चाहिए इसका? 3200 केल्विन इसका आंसर आ जाएगा। अरे कर लोगे? तो क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस आएंगी, कंसेप्ट लेकिन बिल्कुल क्लियर रख लो ताकि केटीजी के जो भी क्वेश्चंस आए सॉल्व हो जाए तुमसे वो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, जरा अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बोलिए क्वेश्चन नंबर तो पता नहीं है, लेकिन 6th क्वेश्चन हो जाना चाहिए। पेज नंबर 6 है तो 6th क्वेश्चन हो जाना चाहिए। बताइए 6th क्वेश्चन की अगर आप बात करें, क्या बोला है 6th क्वेश्चन में? 2 वेसल्स ए एंड बी आर ऑफ सेम साइज। सेम साइज मतलब वॉल्यूम सेम है, आर एट सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम है, ठीक है। ए कंटेन्स 1 ग्राम हाइड्रोजन, ए में है हाइड्रोजन, बी में क्या है? 1 ग्राम ऑक्सीजन। पी ए पी बी क्या है? उनके प्रेशर। बच्चों स्कोरिंग क्वेश्चन तो मिलेंगे ही ना। पी वी इक्वल टू एन आर टी। अब बताओ वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, आर सेम है, तो पी प्रोपोर्शनल टू एन लगा दो।
यानी पी ए बाय पी बी इक्वल्स टू एन ए बाय एन बी मोल्स। बच्चों मोल्स का फॉर्मूला मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता, लेकिन मास दोनों का सेम है, दोनों 1 ग्राम है, तो मतलब मोल्स मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो मॉलिक्यूलर मास बी का अपॉन मॉलिक्यूलर मास ए का। अब बी में कौन है? बी में ऑक्सीजन है तो 16 और नीचे और हाइड्रोजन था तो 1, तो पी ए बाई पी बी 16 आ जाएगा, पी ए बाई पी बी 16 आ जाएगा, 1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस कर लेना, सारे जेई मेंस के क्वेश्चन ही चल रहे हैं अभी तो 2024-25 में जो भी सवाल आए हैं उनमें सारे पॉइंट्स पूछे हुए हैं, उनको देखते चलना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगले क्वेश्चन अगेन जेई मेंस 2024 का क्या बोला है? 2 मोल्स ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, 2 मोल्स मोनोएटॉमिक गैस के और 6 मोल्स डायटोमिक गैस के, इनको अपन ने मिक्स किया है। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द मिक्सचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बच्चों सीवी ऑफ मिक्सचर पूछा है। मिक्सचर केटीजी के लास्ट में देखो मैंने फॉर्मूलेज लिखवाए हुए हैं सारे, हर बार क्वेश्चन आता है मिक्सचर का। क्या होता है सीवी मिक्सचर का फॉर्मूला? N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। N1 2 मोल्स मोनोएटॉमिक, 2 मोल्स, CV का फॉर्मूला FR/2, मोनोएटॉमिक की F 3R/2। 6 मोल्स किसके? डायटोमिक के, डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 और 5R/2। वाइब्रेशनल को काउंट करना नहीं है अगर दिया हुआ नहीं है तो और सीवी का कौन सा फॉर्मूला लिख रहे हो सर? FR/2 लिख रहा हूं भाई, और नीचे 2 + 6। ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो क्या दिख रहा है फिर यहां पे? 2 और 3 6 और 36 R बाय, ये 2 × 3 कितना हुआ? 6R और ये 30R, 30R और 6R 36R, नीचे 2 भी और 8 भी है, 2 और 8 16 हो गया। बस यही आंसर है। यहां से 4 9 जा 36 और 4 4 जा 16, 9R/4, 9R/4, 6 का आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 7th क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट आ जाएगा। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए जरा। अगले क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए बच्चों, ये अपने पास अगला जो सवाल आया है, अगेन ये क्वेश्चन आपको जेई मेंस 2024 की याद दिलाएगा। जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बच्चों स्क्रीन पर। बताइए, टेम्परेचर ऑफ अ गैस हैविंग दिस मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब एट दिस एटीएम। क्या निकालना है? द टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर निकालना है, टेम्परेचर निकालना है। और क्या दिया हुआ है? गैस हैविंग इतने मॉलिक्यूल्स एट 1.38 एटीएम, ये सब निकालना है। बच्चों ये बताओ, इक्वेशन लगाओ फिर तो। पीवी बराबर NKT, आपको फॉर्मूला पता है? 3 फॉर्मूले हम पढ़ाते हैं आपको। अगर कभी भी आपको मोल्स में इक्वेशन लिखनी हो तो PV = nRT। n क्या होता था? मोल्स। आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में लिखनी हो PV = NKT, n क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और डेंसिटी में लिखनी हो P = ρRT/mW। बस आपको ये इक्वेशंस लिखनी है तो आंसर आ जाया करेगा। अब उसने मॉलिक्यूल्स बोले तो हमने n लिख दिया। n क्या होंगे? कैपिटल N, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। प्रेशर कितना? 1.38 × 10⁵ एटीएम में। वॉल्यूम को नीचे ले जाओ तो ये एक्चुअली इक्वेशन बन क्या जाएगी? P = N/V KT। N/V क्या हो गया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एरिया अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो दिया हुआ है। 2 × 10⁻25 मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक मीटर, मतलब मीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम। तो ये N/V की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻25। K की वैल्यू 1.38 अच्छा ही दे दी है। ये रब कर देता हूं मैं ताकि कैलकुलेशन आपको थोड़ी बहुत बता दूं मैं। K की वैल्यू कितनी? 1.38 × 10⁻23। और टेम्परेचर चाहिए। ये तो अच्छा सवाल बनूंगा मैं बच्चों के लिए, अच्छा कि सर कैलकुलेशन आसानी से होगी। देखो ये भी 1.38, ये भी 1.38। ठीक है, ये 2 नीचे आएगा तो 500 में आंसर ही एक है, क्योंकि अगर 2 नीचे आएगा तो 1/2 0.5 बनेगा। बाकी देख लो, आना भी यही सब चाहिए। तो 1/2 तो 1/2 आ गया,
इधर 10 की पावर 5 तो था ही, ये 25 और नीचे 10 की पावर 2, तो यानी टी आ जाएगा। ये कितना आ गया, 1000/2 दिख रहा है, तो 1000/2 मतलब 500। आंसर वैसे भी 1/2 था, 0.5 के हिसाब से यही आना चाहिए था। अरे ठीक है, क्या हो जाएगा। 8वां सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए। ये आ गया है हमारे पास अगला सवाल, 9th नंबर का क्वेश्चन, जो कि अगेन आपको नीट नहीं जेई मेंस 2024 की याद दिलाएगा। जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन है। पी और टी ग्राफ दिया हुआ है आइडियल गैस का, 3 डिफरेंट डेंसिटीज दी हुई है। अभी अभी कुछ देर पहले क्या बताया था आपको, डेंसिटी अगर हो P इक्वस टू रो आर टी बाई एम डब्ल्यू फॉर्मूला लगाइए। अगर डेंसिटी दी होगी तो फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करोगे, प्रेशर इक्वस टू रो आर टी बाई एम डब्ल्यू। ठीक है, बताइए। अपने को ऐसे कंपैरिजन के बहुत सवाल हर पेपर में आते हैं, कंपैरिजन तो करना है। एक सीधी स्ट्रेट लाइन बना दो यार, बताओ अगर ग्राफ की रीडिंग आती हो तो क्या इन तीनों बिंदुओं पर टेम्परेचर सेम कर दिया क्या तुमने, टेम्परेचर सेम है, आर सेम है, एम डब्ल्यू हटा दो, फॉर एन आइडियल गैस, एक ही आइडियल गैस है तो मॉलिक्यूलर मास सेम होगा, तो प्रेशर डेंसिटी के प्रोपोर्शनल। आपको दिख रहा है क्या, यहां पे ये प्रेशर P1, ये प्रेशर P2, ये प्रेशर P3, दिख रहा है मेरे को कि P1 ज्यादा है P2 से, P2 ज्यादा है P3 से। ठीक है, इसका मतलब P और रो प्रोपोर्शनल है, तो डेंसिटी 1 की, 2 की, 3 की, डेंसिटी 1 की सबसे ज्यादा होगी, 2 की 3 से ज्यादा होगी, ये तो गलत हो गया। डेंसिटी 1 की 2 से ज्यादा होगी, ये सही हो गया। डेंसिटी 1 की कम होगी, गलत हो गया। डेंसिटी सेम होगी, गलत हो गया। आंसर सेकंड आ गया। तो बड़े सवाल केटीजी के आए हुए हैं जिसमें तुमसे फिजिकल क्वांटिटीज का कंपैरिजन वो पूछ लेगा, कर लेना। आवाज वगैरह सब सही आ रही है? हाँ, लैपटॉप पे तो दिखा रहा है, आवाज वगैरह सब क्लियर है। बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, जरा अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 10वां सवाल आ गया बच्चों, अगेन जेई मेंस 2024 का। बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। आप केटीजी के ये जो मैं सवाल लेके आया हूं इनको सॉल्व कर लो आप अच्छे से। ठीक है, क्या क्या बोला हुआ है, if the collision frequency of hydrogen molecule in a closed chamber at 27 डिग्री is z। बच्चों कोलिजन की फ्रीक्वेंसी ना वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल मान सकते हो। वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी कोलिजन की फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये जो लिखा हुआ है ना कोलिजन की फ्रीक्वेंसी, इट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। और हमें पता है आइडियल गैस की वेलोसिटी खुद टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। तो क्या तुम यहां से लिख सकते थे v1/v2 इक्वस टू रूट T1/T2। देखो पहले कोलिजन की फ्रीक्वेंसी z है तो पहले v1 की जगह z लिख दो। बाद में कोलिजन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, चलो उस फ्रीक्वेंसी को v2 मान लिया, वही हमारा आंसर है। रूट T1, पहले टेम्परेचर 27। बच्चों 27 मत लिख देना, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 जोड़ देना। 273 प्लस 27 300 आ जाएगा। बच्चों बाद में सिस्टम का टेम्परेचर 127 हो गया, 127 में 273 जोड़ोगे तो मासूमो तुम्हें मिलेगा 400 केल्विन में, है ना। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया और यहां से मेरे पास V2 कितना आ गया, V2 बोलो, रूट 4/3z या 2z/√3। 2z/√3 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हो जाएंगे ये 10 बेहतरीन सवाल थे। केटीजी में एनर्जी के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो करवा दिए हैं। वेलोसिटी के क्वेश्चन आ गए हैं, v प्रोपोर्शनल टू रूट टी देख लीजिए। और या फिर एनसीवीटी वगैरह के इक्वेशंस के क्वेश्चन आ सकते हैं, P बराबर रो आर टी बाई एम डब्ल्यू, PV बराबर NKT। ये 10 सवाल के ही कंसेप्ट अब रिवाइज होने वाले हैं, रिपीट होने वाले हैं। तो 10 सवाल बहुत अच्छे थे, जो जो क्वेश्चन बन सकते थे वो यही बनेंगे। अब कैलकुलेशन टिपिकल हो जाए तो कैलकुलेशन अच्छी रखो अपनी, ठीक है। और 20 सवाल हैं। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसे करो कि अब नीट या जेई मेंस में जो भी क्वेश्चन आए सॉल्व हो जाना चाहिए। चलिए 11वें सवाल पे आ गए। जेई मेंस का क्वेश्चन है, जेई मेंस 2024 याद आ गया होगा तुम्हें। बताओ एनर्जी ऑफ 10 नॉन रिजिड। अब नॉन रिजिड का मतलब समझ में नहीं आया। नॉन रिजिड मतलब जो रिजिड नहीं है, जो रिजिड नहीं होंगे नॉन रिजिड। नॉन रिजिड मतलब वाइब्रेशन, वाइब्रेशन होगी यहां पे। अगर रिजिड होते तो वाइब्रेशन नहीं होती। तो वाइब्रेशन अगर लेनी है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 तो भाई ट्रांसलेशन के कारण होती थी डायटोमिक की,
दो रोटेशन के कारण और दो ही वाइब्रेशन के कारण, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पे कितनी लेनी पड़ेगी? 7। आगे पढ़ लेते हैं, कहीं उसने कौन सी एनर्जी पूछी है, या एनर्जी पूछी भी है कि नहीं पूछी है। अच्छा, एनर्जी तो पूछी है, एनर्जी ऑफ 10 नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, 10 मॉलिक्यूल्स की एनर्जी पूछी है टी टेम्परेचर पे। बच्चों एनर्जी का फॉर्मूला गैस का एक ही पता है मेरे को, एनसीवीटी। एनसीवीटी से गैस की एनर्जी आ जाएगी। और फिर बोल रहा हूं दिस इज नॉट एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो मैं लिखता ऐसा हूं एनसीवीटी, क्योंकि मेरे को सीवी का फॉर्मूला याद है FR/2। तो एनर्जी हर एक गैस की यही होगी, NFR/2 इंटू टी। अब इसमें तुम्हें मॉलिक्यूल्स की 10 मॉलिक्यूल्स की बतानी है एनर्जी, 10 मॉलिक्यूल्स की। तो ना ये जो मोल्स है, मोल्स को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, इतनी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं आपको। तो N/Na लिख दो यार इसे, मॉलिक्यूल्स को क्या लिख दो, मतलब मोल्स को क्या लिख दो, गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर इनटू एफ की वैल्यू कितनी लिख रहे हो? 7 R/2 इंटू टी, ठीक है क्या? एन की वैल्यू 10 मॉलिक्यूल्स हैं, 10 इंटू 7/2। बच्चों ये R/Na को ही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टी, कितना आ गया आंसर? 70/2। 70/2 कितना? 35। 35 के टी, 35 के टी, 35 के टी, 35 के टी। क्या फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा क्या हमारे पास? तो देख लेना बच्चों, जब भी आपसे पूछे एनर्जी, बड़ा अच्छा सवाल है, कंसेप्ट रिवाइज कर लीजिए। एनर्जी हमेशा गैस की कितनी होगी? एनसीवीटी ही होगी। वैल्यूज फीड कर लेना, मोल्स की पूछ रहा है, मॉलिक्यूल्स की पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो जरा। अगला क्वेश्चन फिर से याद दिला रहा है जेईई मेंस 2024 की। क्या बोल रखा है? टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज -78 डिग्री सेल्सियस एंड एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इज के। अब एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, बच्चों एनर्जी जो होती थी, एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हें भी बताया ना, NCV इंटू टी होता है, NCV इंटू टी होता है, CV की वैल्यू FR/2। लेकिन जब भी पूछ ले एवरेज, तो मान लेना F की वैल्यू तुम्हें 3 रखनी है। खैर ये तो इतना अच्छा सवाल है, ट्रांसलेशन ही बोल दिया, तो F की वैल्यू फिक्स हो गई। तो बताइए यहां पे N और F की वैल्यू 3R/2 इंटू टी। अब यहां पे तुम्हें लिखना पड़ेगा U इज प्रोपोर्शनल टू टी। U इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यों लिखना पड़ेगा? हमें जो वैल्यूज दी हुई हैं, हमें एनर्जी और टेम्परेचर, बस इसी में रिलेशन पूछा है, बाकी कुछ नहीं। तो हम मानेंगे कि मोल्स वगैरह क्या रहे होंगे, कांस्टेंट रहे होंगे। तो बताओ U प्रोपोर्शनल टू टी मतलब U1/U2 इक्वल्स टू T1/T2। पहले एनर्जी कितनी दे रखी है? K। द टेम्परेचर एट विच एनर्जी ऑफ सेम गैस, देखो लिख भी दिया सेम गैस मतलब मोल्स सेम गैस की एनर्जी 2K हो जाए, तो पहली एनर्जी K, बाद में एनर्जी 2K, पहला टेम्परेचर -78 है। बच्चों -78 में 273 ऐड करना पड़ेगा, तो 73 और 5 195 आ जाएगा। फिर तो ये कितना आ जाएगा? 195/T2। 195 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? 195 में 5 जोड़ोगे तो ये 73, हाँ 195 आ जाएगा। बताओ K से K कैंसिल हो गया, T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 इंटू 195, 2 इंटू 195, 400 390 आ गया ये। T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 390 किस में? केल्विन में। 390 केल्विन तो दिख नहीं रहा है, गलत नहीं है, आंसर सही है। 390 में से माइनस कर दो 273, तो सेल्सियस में आंसर आ जाएगा 10 में से 3 7, 1 और 1, यानी कि आंसर इसका सेकंड आ जाना चाहिए। क्वेश्चंस देख लो, केटीजी के क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं आएंगे। ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जा रही है मोर देन इनफ है जेईई मेंस और नीट के लिए, ठीक है। अब इनमें से जो नहीं आए उसको रिवाइज कर लो बार बार, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सवाल तो यही आएंगे, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार ये कर लेंगे अपन। चलिए अब देखो ये 12 सवाल खत्म हुए। अब जो 12 के बाद अगले 18 सवाल, 30 क्वेश्चंस की ये सीरीज थी, वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, यार ये ऐसे सवाल आए तो कर लेना उन्हें आप, और जो बाकी रह गए तो उन सबको सोचते हुए, जैसे ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट आइडियल गैस ओबेज द फॉलोइंग इक्वेशन।
एक एक्सपेरिमेंट हुआ, अगले सवाल में लिखिए कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ, क्वेश्चन ये बोला हुआ है, और इस एक्सपेरिमेंट में एक बार मैं मार्कर सेलेक्ट कर लेता हूं। तो अगला एक एक्सपेरिमेंट हुआ, क्वेश्चन में देख लेना क्या बोला हुआ क्वेश्चन ने, कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उस एक्सपेरिमेंट में आइडियल गैस फॉलोज द आइडियल गैस ओबेज एन एडिशनल इक्वेशन। आइडियल गैस ना एक एडिशनल इक्वेशन ओबे करती है। कौन सी इक्वेशन है वो? पी स्क्वायर वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी स्क्वायर वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये ओबे कर रही है गैस, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, अब टी और वी दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या दिया हुआ है? टी और वी। देखो ये इक्वेशन पी और वी की है, दिया टी और वी है, अगर दिया टी और वी है तो इसे कन्वर्ट भी टी और वी में कर लो। क्या आइडियल गैस की इक्वेशन पी इंटू वी प्रोपोर्शनल टू टी तुम्हें पता थी? हाँ, पी वी बराबर एन आर टी। तो क्या यहाँ पे पी की जगह तुम टी बाई वी लिख सकते थे? अगर पी की जगह टी बाई वी लिखते तो टी बाई वी का होल स्क्वायर इंटू वी बराबर कॉन्स्टेंट। क्या यहां से टी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट? क्या वी से वी कैंसिल हो जाता? क्या यहां से टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू वी आ जाता? क्या वी उधर चला गया? क्या टी प्रोपोर्शनल टू रूट वी आ जाता? क्या ये हमने इक्वेशन निकाल ली टी और वी में। आगे क्या बोला है? व्हेन इट एक्सपेंड्स टू टू वी, अब वॉल्यूम टू वी कर दिया, डबल कर दिया। बच्चों अगर वॉल्यूम आप डबल करोगे, डबल, तो क्या v की जगह 2 टाइम्स लिखता तो रूट लगने के बाद टेम्परेचर रूट 2 टाइम्स नहीं हो जाता? क्या पहले टेम्परेचर T था, अब टेम्परेचर रूट 2 टाइम्स सेकेंड हो जाएगा। हमारे पैकेजेस का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, इनफैक्ट हर कोचिंग के पैकेजेस में होगा। तो नहीं है तो भाई फिर तो कमी है ना, होना ही चाहिए था, तो हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर अपन चलें तो क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए। अगेन जो जो मेरे को बातें बतानी है मैंने वो क्वेश्चन लिए है इसमें। रिलेशन पी वी इक्वल टू आर टी इज गिवन फॉर द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ रियल गैस। रियल गैस की कौन सी कंडीशन के लिए ये इक्वेशन लग जाती है? पी वी बराबर आर टी। बच्चों ये तो आइडियल गैस इक्वेशन है, मतलब मैं ये बताना चाहता हूं रियल गैस आइडियल गैस कब हो जाती है। बच्चों आइडियल गैस में ना इंटरमोलिकुलर फोर्स होता नहीं है। इंटरमोलिकुलर फोर्स जिस भी कंडीशन में मिनिमम हो जाएगा, बोल देना गैस आइडियल नेचर के पास चली जाएगी। और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऐसा मानिए कि मॉलिक्यूल्स जितना दूर चले जाएंगे उतना ही एक दूसरे से इंटरेक्शन कम हो जाएगी, उतना ही इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हो जाएगा, उतना ही नेचर आइडियल के नजदीक हो जाएगा। तो आपको यहां पे वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिससे आप आइडियल नेचर के नजदीक चले जाएं। ये बताइए अगर मैं इसमें हाई टेम्परेचर देखता तो हाई टेम्परेचर तो ठीक बात है, क्योंकि एक्चुअली वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू रूट टी होता है ना, तो टेम्परेचर अगर हाई हो जाएगा तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाएगा। नेचर ना रियल से शिफ्ट होके, नेचर रियल से शिफ्ट होके क्या बन जाएगा? आइडियल। बोलता है हाई डेंसिटी। बच्चों डेंसिटी अगर हाई होती, डेंसिटी हाई का मतलब वॉल्यूम लो। अब जब वॉल्यूम कम कर दोगे ना तो गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, और गैस के मॉलिक्यूल अगर पास पास आ गए चांसेस हैं कि वो एक दूसरे को इंटरफेयर करे, एक दूसरे पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगाने लग जाए। ऐसा होने पर गैस ना रियल हो जाती है यार, रियल। तो डेंसिटी हाई नहीं, डेंसिटी हाई पे रियल हो गई। डेंसिटी अगर लो होगी, डेंसिटी लो, तो डेंसिटी लो मतलब वॉल्यूम ज्यादा। वॉल्यूम ज्यादा का मतलब क्या हुआ कि गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए। गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए उसका मतलब क्या हुआ कि नेचर किधर चला गया? आइडियल की तरफ। तो ये हमने लिखवाया हुआ है, समझाया हुआ है। तो आइडियल कब होगा? जब टेम्परेचर ज्यादा और डेंसिटी कम। थर्ड इसका आंसर आ जाएगा। कर लोगे सॉल्व? बहुत अच्छे सवाल है, रिवाइज हो जाएगा पूरा केटीजी 30 सवाल में रिवाइज हो जाएगा, मान के चलो ये आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन, केटीजी करो और ग्राफ्स के कुछ सवाल नहीं करो, तो ग्राफ्स के क्वेश्चंस देख लेना आप। वैसे थर्मोडायनेमिक्स में भी आएगा ये, बट केटीजी में भी देख लो। द वेरिएशन ऑफ पीवी ग्राफ विद वी ऑफ अ फिक्स्ड मास एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा टेम्परेचर कांस्टेंट है, अब बताओ टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी इक्वल टू एन आर टी, ये सारी टर्म कांस्टेंट हो गई। तो क्या P इंटू वी कॉन्स्टेंट रहेगा? क्या P इंटू वी कॉन्स्टेंट दिख रहा है क्या? फोर्थ आंसर आ जाएगा।
पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट मतलब फोर्थ आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो जरा, अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। ये देखिए, ये आ गया है नीट 2023 मणिपुर का सवाल। तो जेई मेंस के क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चंस, ऐसे सवाल जो आपको पूरा रिवीजन करने में मदद करेंगे वो सब है यहाँ पे। 16 क्वेश्चन बताइए क्या है। कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब कंटेन्स 0.2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 0.3 मोल ऑफ आर्गन गैस। बच्चों एक ही कंटेनर में अगर दो गैसेस होती हैं तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर याद है क्या आपको? टोटल प्रेशर जो होगा, टोटल प्रेशर वो P1 प्लस P2 के बराबर आ जाएगा। द प्रेशर ऑफ द सिस्टम पूछा है, बोला ना टोटल प्रेशर P1 प्लस P2 के बराबर आ जाएगा। प्रेशर को nRT बाई V लिख सकते हो। प्रेशर को क्या लिख सकते थे? N1 R T1 बाय V, N2 R T2 बाय V। वॉल्यूम तो सेम है एक ही कंटेनर में, PV बराबर nRT है ना, तो P की वैल्यू nRT बाई V। अब देखो टेम्परेचर भी सेम ही है, दोनों गैसेस का टेम्परेचर कितना है? 200। तो यहां पे ना ये T1 T2 की जरूरत नहीं है, RT बाई V कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में N1 प्लस N2 आ जाएगा। तो R की वैल्यू लिख लेना, R की वैल्यू 8.3, तो ये R चलो बाद में फीड कर लेंगे। RT की वैल्यू 200, वॉल्यूम कितना? 200 इंटू 10 की पावर -6। -6 कैसे? सेंटीमीटर क्यूब है ना, सेंटीमीटर क्यूब है तो 10 की पावर -2 मीटर क्यूब, तो 10 की पावर -2 का क्यूब करोगे 10 की पावर -6। N1 प्लस N2 0.2 और 0.3 0.5, 0.2 और 0.3 कितना आ जाएगा? 0.5 आने वाला है। ठीक है क्या? ये 200 से 200 कैंसिल हो गया, कितना आ रहा है आंसर? 0.5 मतलब हाफ हो गया। तो R की वैल्यू 8.314 बाई 2 इंटू 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 आना चाहिए एक तो, और ये 4.1 तो आएगा ही लगभग, तो 4.1 इंटू 10 की पावर 6, ये 10 की पावर 5 था, यानी कि इस 16th क्वेश्चन का आंसर वो आ जाएगा हमारे पास फोर्थ। ठीक सवाल है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, उसका यूज कर लेना आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन जरा, और अगले क्वेश्चन में बताइए जरा, फिर से प्रैक्टिस कीजिए। क्या बताया आपको? ग्राफ दिया हुआ है, कौन बड़ा कौन छोटा ये सब बताना है आपको। अभी कुछ देर पहले सवाल कराया था बच्चों, एक ये वर्टिकल लाइन बनाई मैंने, इस वर्टिकल लाइन पे आपको वॉल्यूम कांस्टेंट दिख जाएगा। इक्वेशन PV बराबर nRT लगाई, N छोड़ो R छोड़ो, V तुमने सेम कर लिया, तो प्रेशर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल। क्या यहां पे प्रेशर अगर मैं P2 बोलता, इसको प्रेशर में P1 बोलता, तो क्या तुम्हें P2 ज्यादा दिख रहा है P1 से? और P2 अगर ज्यादा है P1 से, तो P2 बड़ा है तो बोलना पड़ेगा T2 ज्यादा होगा T1 से। 17 नंबर का आंसर दूसरा आने वाला है। ठीक है क्या? तो 17 नंबर का आंसर दूसरा आ जाएगा। ठीक है, आगे चले, क्वेश्चंस देख लो, कंपैरिजन वगैरह के सवाल खूब आते हैं, सॉल्व कर लो, इसीलिए जबरदस्त प्रैक्टिस करवाई जा रही है। जैसे अगला क्वेश्चन, अब कलर चेंज करके समझाता हूं, अब समझ में आएगा। कलर चेंज कर लेते सर, पहले समझ में आ जाता। बताओ, ये एक स्ट्रेट लाइन बनाई हमने, क्या इस बिंदु और इस बिंदु इन सब पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा? सवाल कुछ दिया नहीं है, सवाल में ग्राफ दिया है और रिलेशन बोला है कौन बड़ा कौन छोटा, कंपैरिजन करना है, सीधे वर्टिकल लाइन, टेम्परेचर सेम हो गया। V और T, देखो ऑप्शन में P दिया है, ग्राफ V और T का दिया है, PV और T की कोई इक्वेशन होती थी? हाँ, PV बराबर nRT। तुमने जो लाइन खींची उसमें टेम्परेचर सेम हो गया टेम्परेचर सेम, N और R को छोड़ दो, तो P और V क्या हो जाएंगे? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। P और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बताइए, इस पॉइंट पर वॉल्यूम V2, इस पॉइंट पर वॉल्यूम V1। सही सही सवाल है ये। अब यहां पे तुम्हें देखने को मिलेगा V2 ज्यादा है, V2 मेरे को ज्यादा दिखा V1 से, क्योंकि V2 ज्यादा है इसलिए P2 कम हो जाएगा P1 से। तो P1 ग्रेटर देन P2, P1 ग्रेटर देन P2 हो जाना चाहिए था। आ रहा है आंसर? भाई बहुत बेहतरीन सवाल हैं, कंपैरिजन कर लेना, हो सकता है स्लोप वगैरह के कंपैरिजन करा ले। तो अब P2 लेस आ रहा है, तो tan θ2 tan θ1 जो आपसे पूछा हो अकॉर्डिंगली
बता सकते हो सब, आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन जरा। बताइए अगले क्वेश्चन में, अगेन नीट 2024 का सवाल, और आपको जान के खुशी होगी कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है बेटा जी, ये ग्राफ एनसीईआरटी का ही ग्राफ है। क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रेशर में रिलेशन पूछा हुआ है, प्रेशर में रिलेशन। तो प्रेशर में रिलेशन पूछा हुआ तो क्या करोगे, स्ट्रेट लाइन बना लो एक। इस वर्टिकल स्ट्रेट लाइन के हर पॉइंट पे वॉल्यूम क्या दिखेगा तुम्हें, सेम। बताओ, प्रेशर ऑप्शन में दिया हुआ है, V और T का ग्राफ दिया हुआ है, PV और T में क्या लिखोगे, PV इक्वल्स टू nRT लिख दोगे, और V सेम आ गया है, NR सेम है, तो P किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, T के। बताओ सबसे ऊपर जो बिंदु है इस पॉइंट पे टेम्परेचर T1 बोल देते, ठीक है, इसका टेम्परेचर T2 बोल देते, इसका टेम्परेचर T3 बोल देते। सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, T1, T2, T3। तो टेम्परेचर 1 का ज्यादा है तो प्रेशर भी 1, 2 और 3, प्रेशर भी 1, 2, 3, यानी कि 4th इसका आंसर आ जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आए हुए हैं। तो कंपैरिजन का क्वेश्चन मिले, जेईई मेंस में भी आया हुआ था, नीट में आया हुआ था, तो यार इन क्वेश्चंस को गलत नहीं करके आना है तुम्हें, ठीक है। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो वैसे तो थर्मोडायनेमिक्स में आएगा ये, लेकिन मेरे को क्या है, पीवी बराबर एनआरटी जो इक्वेशन है उसको अच्छे से समझाने के लिए ये मैंने बीच में एक सब्जेक्टिव सवाल भी रखा है, ताकि जो बच्चा इस लेक्चर को देख के, इन 30 सवालों को देख के केटीजी की तैयारी कर रहा हो, उसके फंडे बिल्कुल क्लियर हो जाए। आप ये बताइए मेरे को, ये ग्राफ पी और वी का दिया हुआ है, मेरे को पी और टी और वी और टी का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो कौन कौन सी क्वांटिटीज दिख रही हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, पीवी बराबर एनआरटी, वो सिखा रहा हूं मैं आपको, है ना। तो आप ये बताओ, इसमें आपको अगर ग्राफ ड्रॉ करना हो तो ऑप्शंस मिलेंगे, अपने को ऑप्शंस मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन नहीं हो, अपन सीख ही रहे हैं, तो यार जैसे ए बी प्रोसेस है, आप सब चीज लिख दो। ए बी प्रोसेस के बारे में क्या बोलना चाहते हो आप, ए बी प्रोसेस के बारे में आप क्या बोलना चाहते हो। ए से बी पे जब आप आओगे ऐसे इस तरीके से, आपको प्रेशर कांस्टेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, तो ए बी में प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट। बच्चों जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो इक्वेशन क्या हो जाती है, P इंटू वी प्रोपोर्शनल टू टी, प्रेशर हटाओगे तो V प्रोपोर्शनल टू टी, है ना। और बताइए जब आप पीछे की तरफ आए तो वॉल्यूम घटा कि नहीं घटा, है ना। तो आप ना इधर पीछे की तरफ आए तो एक्स एक्सिस कम हो रहा है, मतलब वॉल्यूम घटेगा, और वॉल्यूम घटेगा तो टेम्परेचर भी घटेगा। तो ये ए बी के बारे में मैंने सब कुछ लिख दिया। अब तुम ये एक पार्ट के लिए सब कुछ लिख के ऑप्शंस चेक कर लेना, जिस ऑप्शन में ये मैच कर रहा है उसे टिक कर देना। अभी तो मुझे ग्राफ बनाना है, इसलिए मैं सारे प्रोसेस ए बी, चलिए बी सी, बी से सी ये ग्राफ दिखा, बी से सी, बी से सी का ग्राफ दिखा। बच्चों ये बताइए बी से सी का जो ग्राफ है, इस बी से सी के ग्राफ में क्या आपको P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता था टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है, भले ही प्रोसेस का नाम लो कि ना लो, बट इक्वेशन तुम्हें लिखनी पड़ेगी। मैं PV प्रोपोर्शनल टू T आइडियल गैस इक्वेशन समझा रहा हूं यहां पे। अच्छा, जब तुम B से C जाओगे तो तुम्हें दिख रहा है कि आगे बढ़ रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ गया, तो वॉल्यूम बढ़ा होगा, इसका मतलब प्रेशर घटा होगा। बी से सी के बारे में मैंने सब कुछ लिख दिया। चलिए ये बताइए सी से ए के बारे में सब कुछ बताइए मेरे को, सी से ए के बारे में। सी से ए के बारे में अगर आप सब कुछ बताते मेरे को, तो सी से ए के बारे में जब आप ऊपर जाएंगे सी से ए पे, तो क्या वॉल्यूम आपको हर पॉइंट पे कांस्टेंट दिखेगा, वॉल्यूम आपको हर पॉइंट पे कांस्टेंट दिखेगा। तो सी से ए में वॉल्यूम कांस्टेंट है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो पी वी प्रोपोर्शनल टू टी में वी हटा दोगे, पी प्रोपोर्शनल टू टी आ जाएगा। बताइए जब आप सी से ए पे जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो वाई कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, मतलब प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो मानना पड़ेगा टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ऐसे हर एक प्रोसेस को डिफाइन कर लिया करो। अब तुम्हें ग्राफ मान लो पी और टी का बनाना है, कौन सा ग्राफ बनाना है तुम्हें पी और टी का ग्राफ बनाना है। तो पी और टी के बारे में सब तो पता है तुम्हें। बताओ पी और टी, ए और बी में कैसे बनेगा, प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर घटता हुआ, प्रेशर कांस्टेंट और टेम्परेचर घटता हुआ। तो ये मैंने एक लाइन बनाई, ये ए, ये बी। बताओ एरो ऐसे क्यों लगाया, हॉरिजॉन्टल लाइन, प्रेशर कांस्टेंट और टेम्परेचर घटता हुआ। देखो इधर से इधर जा रहे हैं, टेम्परेचर घट रहा है, ए बी बना लिया, बिल्कुल सही है। बताओ फिर से पी और टी, पी और टी। अब
प्रेशर घटता हुआ और टेम्परेचर कांस्टेंट, बी से सी में प्रेशर घटता हुआ टेम्परेचर कांस्टेंट, ऐसी लाइन बना ली मैंने। बताओ इस लाइन पे क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है क्या? हाँ। अब ये लाइन तो ऊपर भी जा सकती थी, नीचे क्यों आई? क्योंकि प्रेशर घटता हुआ है। बिल्कुल सही है सर। पी और टी, पी और टी का ग्राफ बनाना है। क्या पी प्रोपोर्शनल टू टी दिख रहा है बच्चों? जो पी प्रोपोर्शनल टू टी होता है, एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई का मतलब क्या होता था? वो लाइन जो ओरिजिन से गुजरेगी, तो ये लाइन ना ऐसे डॉट 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 ओरिजिन से गुजर रही होगी और ऐसे पी प्रोपोर्शनल टू टी। ये मैंने ग्राफ बना दिया है इसके, पी और टी का ग्राफ। ये ग्राफ बनाने से बिल्कुल फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे कि पी इंटू वी प्रोपोर्शनल टू टी किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। चलिए एक और ग्राफ बना के मैं एक बार और ज्ञान बताता हूं सब आपको। वी और टी, वी और टी का ग्राफ मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ। अब ए और बी में वी और टी, क्या ए और बी में वी और टी दोनों डिक्रीज हो रहे हैं? वी और टी, वी प्रोपोर्शनल टू टी, वी प्रोपोर्शनल टू टी मतलब स्ट्रेट लाइन। बच्चों बताओ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाना है तुम्हें पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इसको ए पॉइंट बोल देना, इसको बी पॉइंट बोल देना और एरो ऐसे। एरो ऐसे क्यों लगाया? क्योंकि वी और टी दोनों को घटाना था मेरे को। ठीक है, अब बताइए बी से सी का ग्राफ कैसे बनेगा? वॉल्यूम बढ़ता हुआ और टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम बढ़ता हुआ और टेम्परेचर कांस्टेंट, ऐसे चला गया मैं, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है और टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये बिंदु सी और क्लोज साइक्लिक फिगर है तो ऐसे ही आएगा अगला। लास्ट में देख भी सकते थे आप, लास्ट में वी कांस्टेंट और टेम्परेचर बढ़ता हुआ, वी कांस्टेंट और टेम्परेचर बढ़ता हुआ। क्या हमने ग्राफ बनाए सारे? क्या इससे कुछ सीख पाए आप? तो क्या आप हर एक प्रोसेस के कॉरस्पॉन्डिंग सब चीजें लिख पाएंगे? पीवी और टी ग्राफ देख के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। केटीजी का एक एक क्वेश्चन हो जाएगा, आप इन 30 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सीख लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर अपन चले तो ये मैंने एक प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लिया है। बताइए अगर ये पी और टी का ग्राफ दिया हुआ है, पी और टी का ग्राफ, तो हमें बताना है कि पी और वी का ग्राफ क्या होगा। अगर पी और टी का ग्राफ दिया हुआ है तो पी और वी का ग्राफ हमें बताना है क्या होगा। अगर ऑप्शन में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसमें क्या करो कि किसी एक प्रोसेस के बारे में सब लिख लो। अब देखो ए बी प्रोसेस तो सबने सेम ही बना रखा है। ए बी प्रोसेस में, अच्छा ए बी प्रोसेस में जैसे वॉल्यूम डिक्रीज कर रखा है इसने भी ए बी प्रोसेस में वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, ए बी प्रोसेस में वॉल्यूम डिक्रीज कर रखा है। तो ए बी प्रोसेस में सबने प्रेशर कांस्टेंट मान रखा है, ए बी प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है। अगर लिखना चाहूं मैं लिख भी देता हूं ए बी प्रोसेस, लेकिन मैं सोच रहा था कोई और प्रोसेस देख लें जिसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो। जैसे बी से सी का प्रोसेस, उस बी से सी के प्रोसेस के बारे में अगर अपन लिखते ना तो जल्दी से एलिमिनेशन हो जाता। जैसे बी से सी का प्रोसेस, क्योंकि क्या है ए से बी के प्रोसेस में तो सभी ने कांस्टेंट प्रेशर शो कर रखा है। हाँ उससे भी कुछ, क्योंकि ए से बी में एक्चुअली टेम्परेचर घट रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग कुछ और भी पॉइंट आता, लेकिन बी से सी में ना सारी लाइंस मेरे को अलग अलग दिख रही हैं। बताओ बी से सी में ये जो लाइन दिख रही है, क्या ये लाइन आपको टेम्परेचर कांस्टेंट शो कर रही है? हाँ टेम्परेचर कांस्टेंट। बच्चों टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो पी और वी क्या हो जाने चाहिए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बताओ जब ये एरो नीचे आया इसका मतलब प्रेशर डिक्रीज हुआ, प्रेशर डिक्रीज हुआ इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। तो बताइए पी और वी मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आना चाहिए। बी और सी का ग्राफ, बी और सी का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बी और सी का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बी और सी का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बिल्कुल सही है, बी और सी का ये तो कोई ग्राफ ही नहीं था, थर्ड आंसर आ जाएगा। तो आप तो कोई एक प्रोसेस सेलेक्ट कर लो, आंसर आ जाएगा। बी से सी में देखो, बी से सी में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, बाकी प्रोसेस बनाने की जरूरत नहीं, कोई एक प्रोसेस से सेलेक्ट हो जाएगा अगर ये ऑप्शन में कोई क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, चलो जरा अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अपन क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए बेटा। 22 नंबर का क्वेश्चन, बोलिए 22 नंबर का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो 22 नंबर के क्वेश्चन में मेरे को कुछ थ्योरी याद करानी है। इन केटीजी इट इज एज्यूम दैट मॉलिक्यूल्स को क्या मानते हैं हम? मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम डिफरेंट, मास कैन बी डिफरेंट, सेम वॉल्यूम, बोथ मास एंड वॉल्यूम आर डिफरेंट, हैविंग सेम मास बट नेग्लिजिबल वॉल्यूम। बच्चों ये केटीजी में जो पोस्टुलेट है, केटीजी में कुछ एजम्पशंस माने हुए हैं कि नेग्लिजिबल वॉल्यूम होगा। हम गैस के वॉल्यूम को नेग्लिजिबल मानते हैं तभी तो हम गैस का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर मानते हैं, वरना तो कंटेनर का वॉल्यूम माइनस जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है
वो करेंगे तब जाके एक्चुअल वॉल्यूम आएगा जो रियल गैस में होता था, है ना। इसीलिए हम मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लेक्ट कर देते हैं, उनका मास सबका सेम मानते हैं। फोर्थ इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जरा अपन। अगले क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाइए बच्चों। बोलिए क्वेश्चन नंबर 23 में अगेन क्या बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से कौन सा आपको स्टेटमेंट ट्रू दिखता है। द कोलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज इनइलास्टिक, गलत। कोलिजन हम हमेशा क्या मानते थे, इलास्टिक मानते थे। देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, नहीं। आइडियल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको इग्नोर किया गया था। ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मूव इन सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी से नहीं, एजम्पशन है। और हम मैक्सवेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसमें बताते हैं गैस मॉलिक्यूल कैन मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज, सेम वेलोसिटी नहीं, विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज। तो अगेन गलत हो गया है, बचाइए क्या, यही आंसर आ जाएगा। एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता था, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज फ्री पाथ। उन फ्री पाथ का जो एवरेज होगा दैट इज मीन फ्री पाथ। तो वो भी यहां पे बता दिया मैंने आपको। तो जरा आप अच्छे से इनको देख लो ताकि आपको क्वेश्चंस करने में कुछ भी डाउट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। अगेन नीट 2016 का सवाल आ गया, मुझे एक और पॉइंट इस क्वेश्चन में बताना था। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको कि मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गिवन मास हैज आरएमएस वेलोसिटी 200 एट टेम्परेचर दिस एंड प्रेशर दिस। बच्चों मुझे याद करवाना है कि वेलोसिटी केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, आइडियल गैस की प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है, इसीलिए ये सवाल मैंने यहां पे रखा है। क्या आप लिख सकते थे v1/v2 इक्वल्स टू रूट t1/t2। पहली वेलोसिटी कितनी दे रखी है 200, बाद में वेलोसिटी कितनी v2, पहले टेम्परेचर 27, बच्चों 27 मतलब 300 केल्विन, बाद में टेम्परेचर हो गया 127 और प्रेशर भी चेंज हो गया। बच्चों प्रेशर चेंज होने से कुछ नहीं करना है अपने को। 127 में 273 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, ये 400। बच्चों ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया और V2 का आंसर आ जाएगा आपके पास 200√4/3। 200√4/3, ये √4/3, √4 मतलब 2 बाहर आ गया तो ये 400/√3, ये 400/√3 यानी सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ें। 24 सवाल हो चुके हैं, तो बहुत ही बेनिफिशियल ये आपके लिए पीडीएफ लाए हैं हम। इसको अच्छे से देखें, सॉल्व करें। नीट 2023 का एक सवाल, ये इसलिए लिखा गया है कि रीड क्वेश्चन केयरफुल्ली, इसलिए ये सवाल लिखा हुआ है। टेम्परेचर -50 है, व्हाट टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो दैट आरएमएस स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स। बच्चों जो स्पीड है अभी अभी आपको बताया आइडियल गैस की स्पीड √T के प्रोपोर्शनल आएगी, हमें आरएमएस स्पीड को इंक्रीज करना है बाय 3 टाइम्स। मतलब अगर स्पीड v थी तो उसमें 3v और ऐड करना है, तो फाइनली स्पीड 4 टाइम्स करनी है। इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, इंक्रीज्ड बाय 10 तो इंक्रीज्ड टू 10 मतलब इंक्रीज्ड टू 30 मतलब 30 तक ले जाओ। इंक्रीज्ड बाय 30 मतलब 30 और ऐड करो, तो इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स मतलब 3 टाइम्स ऐड कर दिया। फाइनली वेलोसिटी तुम्हें कितनी करनी है, फाइनली वेलोसिटी तुम्हें 4 टाइम्स करनी है। क्या यहां से लिख सकते हो v² प्रोपोर्शनल टू t। अब जब तुम इस वेलोसिटी को 4 टाइम्स करना चाहते हो तो 4 टाइम्स का स्क्वायर करोगे तो टेम्परेचर 16 टाइम्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, टेम्परेचर 16 टाइम्स हो जाएगा। पहले कितना था टेम्परेचर 273 - 50 मतलब 223 था। इसको 16 टाइम्स करना पड़ेगा, तो इसको 16 टाइम्स कर दो, तो 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 1 13, 6 2 जा 12 13 और ये 223, ये 8, ये 6, ये 5, ये 3, 3568 केल्विन, 3568 केल्विन। ऐसा कुछ है नहीं, 3568 में से 273 माइनस कर दो तो सेल्सियस में आ जाएगा। 3568 में से माइनस कर दो 273, तो ये 5, ये 9 और ये 2 और ये 3,
ये 3295 हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, अच्छे से सॉल्व कर लो, क्वेश्चन रीड कर लेना अच्छे से। इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, 3 टाइम्स और बढ़ाओगे तो 4 गुना हो जाएगी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन जरा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ गए बच्चों। 26 क्वेश्चन, मेरे को एक और क्वेश्चन जो एनर्जी के क्वेश्चन देख लो केटीजी के, अब आखिरी 4-5 सवाल जो हैं, और रिवाइज कर लो सारी केटीजी। द टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल। बच्चों एनर्जी का फॉर्मूला इस पूरे डिस्कशन में क्या निकल के आया, एनसीवीटी। यही एनर्जी का फॉर्मूला यूज करो, याद कर लेना। सीवी की वैल्यू FR/2 इंटू टी होती है। एन कितना है, 1 मोल, 1 मोल। एफ है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब वो डिग्री ऑफ फ्रीडम, द टोटल ऑफ N2, ये N2 मतलब डायटोमिक, डायटोमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 लेनी है आपको, वाइब्रेशन वाली कभी कंसीडर करनी नहीं है, तो 5R/2। टेम्परेचर कितना, 300, 27 है ना, तो 27 प्लस 273, 300। आंसर कितना आ गया, 2 से इसको कैंसिल करोगे, ये कितना आ जाएगा, 150। तो 150 इंटू 5, 750R, ये आंसर है। आर की वैल्यू 2 होती है कैलोरी में, आर की वैल्यू 2 होती है कैलोरी में, और जूल में 8.314 या 25/3। 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1500 कैलोरी। तो आर की वैल्यूज मेरे को बतानी थी, केवल इसीलिए ये सवाल रख दिया मैंने, समझ रहे हो गया। तो प्लीज यूज कर लेना एनर्जी का फॉर्मूला, पहले भी 2-4 बार आ गया, फिर बता दिया, यूज कर लेना एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। 26 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट इस केटीजी के मस्त से डिस्कशन में। बताइए 27th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, गैस मिक्सचर कंटेन्स 2 मोल्स O2, 4 मोल्स आर्गन, नेग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशन मोड, टोटल इंटरनल एनर्जी पूछा है बच्चों। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला एनसीवीटी होता है कि नहीं होता है, नीट 2017 में ही आया है। बताओ एन, तो दोनों गैसेस के लिए लगा दो एन, 2 मोल्स, और सीवी की वैल्यू FR/2 होती है यार, FR/2। तो O2 है डायटोमिक, डायटोमिक की 5R/2 इंटू टी, प्लस टोटल एनर्जी निकालनी है ना, 4 मोल्स, तो यही 4 मोल्स आर्गन के, तो एन कितना 4, सीवी कितना FR/2, FR/2 को 3R/2 लिख देना। 3R/2 क्यों, क्योंकि आर्गन मोनोएटॉमिक है, तो F 3R/2 इंटू टी। बच्चों यही आंसर है। ये 2 से 2 कैंसिल, तो 5RT, ये 2 से 2 कैंसिल, 6RT, 6 और 5 11RT, 11RT जैसा कोई आंसर, तो ये अपने को 27th क्वेश्चन का आंसर 3rd मिल जाएगा। ठीक है, चलो जरा इसके आगे बढ़ते हैं अपन, और 28th क्वेश्चन, मेयर्स रिलेशन बाकी रह गया था। मेयर्स रिलेशन CP माइनस CV R भी होता है, CP माइनस CV R/mW भी होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लो एक बार। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है बच्चों, कि फॉर हाइड्रोजन गैस CP माइनस CV इक्वल्स टू A। तो जो हाइड्रोजन गैस थी, हाइड्रोजन गैस के लिए CP माइनस CV A बोला हुआ है, और ऑक्सीजन गैस के लिए, ऑक्सीजन गैस के लिए बोला हुआ है CP माइनस CV इक्वल्स टू B। और यहां पे लिखा हुआ है कि वेयर CP एंड CV आर ग्राम स्पेसिफिक हीट, ग्राम स्पेसिफिक हीट बोला हुआ है बच्चों। CP माइनस CV R भी होता है, और CP माइनस CV R/mW भी होता है। अगर मोलर हीट कैपेसिटी होती, मोलर स्पेसिफिक हीट होती, तो CP माइनस CV R बोलते, और अगर ग्राम स्पेसिफिक हीट होती है तो CP माइनस CV R/mW होता है। क्या ये ग्राम स्पेसिफिक हीट दे रखी है, तो फिर CP माइनस CV को R/mW बोलना पड़ेगा। ये हाइड्रोजन गैस है ना, तो इसका मॉलिक्यूलर मास 2 मान लिया, R/mW 2, और ऑक्सीजन O2 16 इंटू 2 32, तो R/32। देखो यहां से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 है, यहां से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32B। दोनों को बराबर करोगे तो A की वैल्यू 16B, A की वैल्यू 16B के बराबर। इसका मतलब फर्स्ट इसका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज याद कर लेना बच्चों, CP माइनस CV R या R/mW क्या आता है, वो डिपेंड करेगा कि मोलर हीट कैपेसिटी है कि ग्राम स्पेसिफिक हीट है ना। तो मोलर दिखे तो R, और अगर ग्राम दिखे तो R/mW। चलिए जरा
28 क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। तो मेरे को एक पैरामीटर और बताना था बच्चों, आपको एक पैरामीटर बताना था, मीन फ्री पाथ। क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है बच्चों, याद होना चाहिए मीन फ्री पाथ का जो फॉर्मूला होता है 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर होता है, √2 पाई एन डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये मीन फ्री पाथ मतलब मॉलिक्यूल्स सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस चलते हैं उनका एवरेज वैल्यू, वो मीन फ्री पाथ, ठीक है। ये फॉर्मूला ही पूछा हुआ है, तो √2 पाई एन डी स्क्वायर थर्ड इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन आप चाहते हो, बताइए अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा दूंगा तो मीन फ्री पाथ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ा दोगे ना तो मॉलिक्यूल्स और दूर दूर हो जाएंगे, कोलिजन से पहले ज्यादा चलना पड़ेगा। बताइए अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा दूंगा तो मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा, क्योंकि सेम कंटेनर होता है उसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स रखने पे मॉलिक्यूल्स पास पास हो जाएंगे, तो उन्हें कम चलना पड़ेगा। कम मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे तो ज्यादा चलना पड़ेगा। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड से रिलेशन। इनको एक साथ क्या लिखते हैं आप? लैम्डा प्रोपोर्शनल टू v बाय एन लिखते हैं, या 1/n/v लिखते हैं, या 1/n लिखते हैं। तो ये हमें पहले ही पता था कि लैम्डा n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। d डायमीटर होता है मॉलिक्यूल का, डायमीटर जितना बढ़ जाएगा, एरिया जितना बढ़ जाएगा सरफेस एरिया, उतनी जगह की कमी हो जाएगी, उतना कम चलना पड़ेगा, तो उसके भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और √2 पाई तो कांस्टेंट है, तो ये याद होना है। और ये इसलिए भी याद कर लो क्योंकि मैंने लास्ट क्वेश्चन भी इसीलिए रखा है, वो भी एग्जाम में ही आया हुआ है। मीन फ्री पाथ डायमीटर पे कैसे डिपेंड करता है, आखिरी सवाल में वो बोला हुआ है। तो मीन फ्री पाथ अभी बताया आपको, मीन फ्री पाथ वो डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इस केटीजी के डिस्कशन में जो 30 सवाल है इनको बहुत अच्छे से कर लो आप। अगर ये 30 सवाल कर लेते तो केटीजी का कोई भी सवाल बचने वाला नहीं है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।